हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो मुश्किलें तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब देश की पार्लियामेंट तक में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर के गालियां दे रहे हैं और उन्हें सजा नहीं मिल रही है बल्कि उनको इनाम मिल रहा है, नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से असल मुद्दे हाशिए पर चले गए। मुसलमानों का कंधा इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके निशाने पे मुसलमान जितना है उतना ही दलित भी है कि जब जेब कतरे को जेब काटनी होती है तो सबसे पहले वो आपको अलग अलग चीजों में उलझाता है, फिर धीरे से आपकी जेब काट लेता है। जब मुसलमानों का एक कोई मुद्दा उछाला जाता है तब तक पता चलता है कि अपने किसी उद्योगपति दोस्त को नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दे दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी स्थिति है कि हमने हाथरस देखा, हमने उन्नाव देखा, हमने कठुआ देखा, हमने दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई बेटियों का हश्र देखा, हमने मणिपुर देखा, हमने उज्जैन देखा। तब असदुद्दीन ओवैसी उनको क्यों चैलेंज करेंगे? उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग म्यूजियम में चले जाएं और इक्तिदार पे कौन रहे? नरेंद्र मोदी जी रहे, जिसका एमएलए है राजा सिंह, जो खुल करके मुसलमानों को गालियां देता है, खुल करके आपको भला बुरा कहता है, लेकिन आप उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतार। आप क्यों नहीं बाहर निकल के चुनाव लड़ लेते? जाइए बनारस लड़ लीजिए, जाइए अमेठी लड़ लीजिए, और बहुत ज्यादा राहुल गांधी को चैलेंज करने का शौक है तो जाइए वायनाड लड़ लीजिए ना, वहां आप कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान है, तो जाइए लड़ लीजिए। अपने घर में तो कोई भी शेर होती कि इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने के लिए आए हैं जो कांग्रेस के मुस्लिम कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। यूं तो शायरी से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, मकबूलियत हासिल की, लेकिन 2018 में राहुल गांधी से मिलने के बाद 2019 में उन्होंने सियासत में कदम रखा और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन तब से हम ये देख रहे हैं कि लगातार एक मुस्लिम नेता के तौर पर, ख़ास तौर पर कांग्रेस में उनकी जो हैसियत है वो लगातार बढ़ती हुई हमने देखी है। अभी फ़िलहाल वो महाराष्ट्र से राज्यसभा के एमपी हैं कांग्रेस के, और उसके साथ साथ नेशनल कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरपर्सन भी हैं। अगर मुस्लिम क़यादत के हवाले से या मुसलमानों के इश्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। आज इस बातचीत में हम उनसे मुसलमानों के इश्यूज़, हाल में मुसलमानों के हालात, मुसलमानों की क़यादत, राहुल गांधी की इमेज, कांग्रेस की सियासत और उसमें उनका रोल, और ख़ास तौर पर आने वाले जो इलेक्शंस हैं, चाहे असेंबली की बात करें या हम लोकसभा चुनाव की बात करें, उसमें कांग्रेस मुसलमानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कुछ कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान प्रतापगढ़ी की। आप बहुत अच्छे से उनसे वाकिफ़ हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका डीबी लाइव में। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस न्यू इंडिया में एक मुस्लिम लीडर होना कैसा है? क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने? हाँ, एक मुश्किल वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ जमहूरियत पर हमले हैं, जहाँ आइन पर हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन पर, और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं सरकार लगातार लोगों को मनबढ़ कर रही है। तो ऐसे में ऐसे समाज की नुमाइंदगी करना और ऐसे समाज की लड़ाई लड़ना जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मजलूम है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हैं, एक मुश्किल काम है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुस्लिम क़यादत, हिंदू क़यादत, सिख क़यादत, ये एक ऐसा नैरेटिव है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खड़ा किया हुआ नैरेटिव है। मैं उस नैरेटिव से हमेशा इनकार करता हूं, और मेरा मानना है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स जो है उसमें कहीं ना कहीं हम सारे वर्गों को जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं नेशनल, तो उसमें भी 6 कम्युनिटीज़ आती हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं आता। हम सिखों के हुकूक के लिए भी लड़ रहे हैं, हम जैनों के लिए भी लड़ रहे हैं, हम पारसियों के लिए भी लड़ रहे हैं, हम बौद्धिस्टों से भी मुलाकात कर रहे हैं, और हम ईसाई समाज के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो हमारा दायरा बड़ा है, कैनवस बड़ा है, लड़ाई बड़ी है। लेकिन राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, खरगे साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, उस लड़ाई को अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो मुसलमानों की बात करते हैं, और क्यों सबसे ज़्यादा मुसलमानों की और मुस्लिम क़यादत की बात होती है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की सियासत हम देख रहे हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की,
जो मुसलमानों को सेंटर में रख के ही अपनी पूरी सियासत करते हुए नज़र आते हैं। एक तरह से आप वो जुल्म का जो सेंटर है वो मुसलमान हैं, और मुसलमान देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी हैं, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस किस तरह से आने वाले इलेक्शन जो कि असेंबली के हैं या फिर लोकसभा इलेक्शन के, मुसलमानों के पास तक पहुंचने के लिए, उनका यकीन जीतने के लिए किस तरह के कदम उठाने जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क के आज़ाद होने के बाद जो आईन बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो हाशिए पर लोग हैं या जो तादाद में कम लोग हैं, क्योंकि जमहूरियत में नंबर गिने जाते हैं, उन लोगों की भी नुमाइंदगी हो सके और उन लोगों को बराबर का हक मिल सके। कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसलिए। अब आने वाले दिनों में चीजें कैसी होने जा रही हैं वो पूरा हम आप देख रहे हैं। जब देश की पार्लियामेंट तक में मौजूदा जो हुकूमत है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर के गालियां दे रहे हैं और उन्हें सजा नहीं मिल रही है बल्कि उनको इनाम मिल रहा है, तो ऐसे में एक मुश्किल वक्त तो है। मिराज साहब का एक शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो मुश्किलें तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को जोड़ने के लिए हमें कुछ कोई प्लान, अलग से प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का जो पुराना अप्रोच था कि जब मौलाना आज़ाद साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू सीने से लगाते थे और बराबर का हक देते थे, हम उसी अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल जी ने पूरे मुल्क में अलग अलग समाज के लोगों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को सीने से लगाया है, वो एक बहुत बड़ा इस दौर में पैगाम है और हम उसी संदेशे को लेकर के देश भर में जा रहे हैं। लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर खड़े हैं, यही हमारा टास्क है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग मुसलमानों की जो तादाद है, जो नंबर है, वो 20% के आसपास है, यानी कि एक सबसे बड़ी आबादी के रूप में अगर देखते हैं तमाम स्टेट्स में, तो मुसलमान उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ की सियासत देखें तो वो भी किस तरह से मुसलमानों को देश का दुश्मन बनाकर उनकी सियासत है। दूसरी पार्टियों को भी हम देखते हैं तो एक तरह से उनके अपीजमेंट के नाम पर क्या कुछ किया जाता है वो हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है वो भी पता है आपको, पूरा कैडर अपना खड़ा करना है। पिछले असेंबली इलेक्शन में क्या कुछ हुआ था, किस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिल पाई थी उस तरह से, हालांकि प्रियंका गांधी चेहरा बनी थी उसके बावजूद भी। अब जो आने वाले इलेक्शंस हैं खासतौर पे लोकसभा के, और जब एक अलायंस बना है इंडिया गठबंधन जिसमें 28 पार्टियां हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि मुसलमान राहुल गांधी की उस अप्रोच जहां वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करते हैं, आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ वो राग़िब होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश या फिर हिंदी पट्टी के जो भी इस तरह के स्टेट हैं, वहाँ वोटिंग पैटर्न बहुत अलग है। असेंबली में रीजनल पार्टियों को वोट करता है वहाँ का मतदाता, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली सोच को कौन टक्कर दे सकता है, कौन मुकाबला कर सकता है। ये अच्छी बात है कि इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है और उसमें जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं समान विचारधाराओं वाली। तो नो डाउट पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों का जहन 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ है। जिस तरह राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश से गुजरी है, हम भले ही 2 MLA वाली पार्टी हैं, लेकिन आपने देखा कि लाखों लोग उमड़ करके आए सड़क पर, राहुल गांधी के साथ चले, राहुल गांधी में उन्होंने अपना यकीन जताया, भरोसा जताया। तो उन चीज़ों से हम बहुत इस चीज़ को लेकर के पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अलायंस जिस तरह से फॉर्म हो रहा है, सीट शेयरिंग अच्छे से हो गई, तो चाहे उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो या सेंटर की हुकूमत हो, जिनके दोनों के एजेंडे लगभग समान हैं, हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। और उत्तर प्रदेश में भी देश देखेगा कि हमने शानदार जीत दर्ज की है। उसके लिए राहुल जी से हम सब बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुसूसी तौर पर अगर एक भारत जोड़ो यात्रा स्पेशली फॉर द स्टेट हो सके, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, तो शायद मुझे लगता है कि और अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। जी, जब मुस्लिम क़यादत की, मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं तो फिलहाल ऐसा लगता है कि उसकी बहुत कमी है फिलहाल हिंदुस्तान में, और लगातार जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको टारगेट पर भी रखा जा रहा है अलग अलग तरीके से, चाहे केसेस में फंसाना हो। पार्लियामेंट का वो हमने इंसिडेंट देखा कि किस तरह से दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ,
लोग जब इमरान प्रतापगढ़ी को देखते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी को लोग एक उम्मीद के तरह से देखते हैं कि यंग फेस हैं आप, कांग्रेस में आपको एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर आपको जाना जाता है, देश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर आपको जाना जाता है। लेकिन कभी कभी लोगों के हाथ मायूसी भी लगती है इमरान साहब, माफ़ी के साथ मैं कहूँगी। उनको ये लगता है कि जिस तरह से आपको लोगों तक पहुँचना चाहिए, लोगों के बीच तक पहुँचना चाहिए, आपकी सियासत कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम और ट्विटर तक सिमटती हुई नज़र आ रही है। ये मैं जो लोगों का सेंटिमेंट है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। आप क्या समझते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाला आदमी हूँ। मैं किसी बड़े सियासी घराने से नहीं आया, मैं बहुत आम परिवार से आया हूँ और मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा ग्राउंड पे कौन रह रहा है। मैं मुसलसल ग्राउंड पे हूँ। हम लगातार अलग अलग स्टेट में हाँ, मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं करता। दिल्ली की जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स है मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लुटियन की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ, तो वहाँ बैठकी में शामिल नहीं रहता हूँ, इसलिए लोगों को अपने अपडेट्स पर्सनल लेवल पे कम दे पाता हूँ। जैसा यहाँ का एक जो कोटरी है वो चाहती है कि आप उसको पर्सनल लेवल पे अपडेट दीजिए, मैं उससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं झारखंड के किसी बोकारो में कोई कार्यक्रम करूँ, मैं बिहार के गया में जाऊँ, किशनगंज में जाऊँ, मैं अभी भिवंडी जा रहा हूँ, मैं मालेगांव जा रहा हूँ, मैं मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जा करके प्रोग्राम कर रहा हूँ, बनिस्बत इसके कि मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा मिलूं या फिर दिल्ली के तालकटोरा में कोई प्रोग्राम करूं और अपने ही लोगों को दिखाऊं कि मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूं, जबकि मैं उस आवाम के बीच में जा रहा हूं जिसको बुनियादी तौर पर जोड़ने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारा डिपार्टमेंट हर प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। इंदौर में जब चूड़ी वाले की कोशिश हुई, उसके ऊपर FIR हुए, लिंचिंग की कोशिश हुई, तो हमारा डिपार्टमेंट वहां पर खड़ा है, हमने लीगल सेल फॉर्म किया है। हम झारखंड में जो मॉब लिंचिंग के केसेज हो रहे हैं, पर्सनली तौर पर मैं वहां जा रहा हूं और इस मुल्क में मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर यह बात कह रहा हूं, आप अखलाक की पहली लिंचिंग से लेकर के और तबरेज अंसारी, मिनहाज अंसारी, मोहम्मद अकबर, पहलू खान, जुनैद से लेकर के मोहम्मद उमर से लेकर के अब तक मैं एक एक शख्स से पर्सनली मिला हूं। बहुत सारी चीज़ों का हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के सामने आ जाती हैं। हम खड़े हैं, तमाम मुद्दों पर साथ खड़े हैं और राहुल जी चूंकि हमें ताकत देते हैं, राहुल जी खड़े हैं इस तरह के मुद्दों पर, तो मैं उनके सिपाही की हैसियत से काम कर रहा हूं। ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो बनाने की कोशिश की जाती है कि हम जैसे लोग तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ड्राइंग रूम है ही नहीं दरअसल। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी सियासी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आप बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए नेता हैं जिन्होंने स्क्रैच से शुरुआत की, इसलिए लोगों को आपसे उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है इमरान साहब कि फिर जब हम ये देखते हैं, जब मणिपुर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मणिपुर पर कांग्रेस, राहुल गांधी बहुत से भी ज़्यादा इस मामले को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने उठाया है तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस ने उठाया है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक इसकी बात की है। लेकिन जब हम बगल में जो राजधानी के बगल में नूह है, लोगों को शिकायत है कि जब नूह की हम बात करते हैं जहां पर एक तरफा कार्रवाई की गई, जहां पर ऐसा लगा कि जैसे कोई अटैक हुआ है और जमींदोज कर दिए गए मुसलमानों के सारे जो घर हैं या उनकी जो दुकानें हैं उन सबको, और एक तरफा कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जिस तरह से देखा जाना चाहिए था ज़मीन पर कांग्रेस के नेताओं को, वो नहीं देखा गया। चाहे ममन खान की बात करें, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब भी वो आक्रोश हमें चाहे सोशल मीडिया पर ही देखने के लिए नहीं मिला। राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, जहां भी कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है वहां पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है और उनकी इसकी सब जगह तारीफ होती है। लेकिन वो नूह तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, या इमरान साहब की तस्वीरें हमें नूह से क्यों देखने के लिए नहीं मिलती हैं? दरअसल वो तस्वीरें आपने देखी नहीं। नासिर जुनैद के परिवार के साथ सबसे पहले मैं बैठा हूं, आप तस्वीरें उठा के देखिए, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, उस परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री खुद गए और तमाम एक तरह से मदद उन्होंने अनाउंस की और वो उन परिवारों को बहुत हद तक वो मदद, क्योंकि सरकारी प्रोसेस है उसमें से काफ़ी कुछ मिल भी चुकी है, बाकी और भी मिल जाएगी। दूसरी बात है कि जहाँ तक आप कह रही हैं कि नूह में ममन खान की मदद करने से, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी अभी परसों ही उनसे जेल में मिलकर के आए हैं। विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गया है, वहाँ पर मिलकर के उनसे आया है। मैं ममन खान के परिवार से लगातार संपर्क में हूँ और मैंने इसका अपडेट भी सोशल मीडिया पर दिया हुआ है। दरअसल आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, एक तबका ऐसा भी है जो दिल्ली और उसके इर्द गिर्द बैठा है, जो ज्यादा एग्रेसिवली सवाल पूछना शुरू करता है जबकि मामले की तह में नहीं जाता। आपको पता है कि हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
वो जिस तरह से इस तरह के मुद्दों पर लोगों को साजिशन फंसाने की कोशिश कर रही है, उससे आप कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं और कानूनी तौर पर हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में सरकार बदलने जा रही है। भाजपा के पास आखिरी चारा यही है कि हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां पैदा करे, क्योंकि मुद्दों पर उसने कोई काम नहीं किया है। ऐसे में वो इस लड़ाई को और बड़ी दिखाना चाहते हैं। तो हम सलीके से इस लड़ाई में जो मजलूम है उनके साथ खड़े हैं, एक एक परिवार के संपर्क में हैं। मैंने खुद उस मुद्दे पर राहुल गांधी जी से बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की, दीपेंद्र हुड्डा जी से बात की, केसी वेणुगोपाल जी से बात की। तो हमारी पार्टी कानूनी तौर पर हर मदद कर रही है और जेल में भी मिलके आ रहे हैं, तो उनके परिवार के संपर्क में है। आप किसी की मदद इसी तरह तो कर सकते हैं, हम कर रहे हैं जी। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर इतनी दूर मणिपुर तक राहुल गांधी जा सकते हैं तो नूह में क्यों नहीं जा सकते? क्या अभी जो हाल की सियासत है उसमें ये सूट नहीं करता है, या फिर कदम उस तरह से रखे जा रहे हैं कि कहीं मुसलमानों के हितैषी या मुसलमानों के साथ खड़ी हुई पार्टी या उनके बारे में बात करने वाली पार्टी के रूप में नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो ये नैरेटिव गलत है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मजहब की राजनीति करती है, एक जात एक धर्म की राजनीति करती है। हम सबके लिए हैं जी। हम किसी एक पार्टी के लिए, मेरे ऊपर भी जब ये टैग चस्पा किया जाता है कि मैं मुसलमानों का नेता हूं, तो मैं इससे हमेशा एक बात कहता हूं कि नहीं, मैं सबका नेता हूं। राहुल गांधी जी सबके नेता हैं। आप जब मुसलमानों का नेता खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो हिंदुओं के भी नेता खड़े होंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और ये जो सो कॉल्ड बौद्धिक तबका है उसको भी ये बात समझनी पड़ेगी। तो हमें कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक नैरेटिव रहा है कि हम हर मजहब के लोगों के लिए हैं, हमारी पार्टी सबके लिए है। जिनको संविधान जो इजाजत देता है, हमारी कोशिश है कि हमारी सत्ता बने तो हम उसे इंप्लीमेंट कर सकें। राहुल गांधी जी से मेरी इस मुद्दे पे बात हुई थी और मेरा ख्याल है कि वो जल्दी ही जाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। स्टेट लीडरशिप मुसलसल वहां पर खड़ी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और स्टेट लीडरशिप की ही कोशिश है जिसकी वजह से बहुत चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी नूह के दंगे में जाट समुदाय को इन्वॉल्व नहीं कर पाई। उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, सरकार का फेल्योर बहुत बड़ा था, लेकिन वो चाह कर भी दंगे में उस समाज को साथ नहीं ला पाए जिस समाज को लाने की उन्होंने कोशिश की थी। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कोशिशों से ही हुआ, और अब वहां पर चीजें नॉर्मल हो रही हैं। कानूनी तौर पर हम हर मदद कर रहे हैं जी। अभी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जाहिर सी बात है कि वो एक नेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं कि तो एक बड़ा ऑल्टरनेटिव बनकर सामने उभर कर आए हैं। लोग उनके बारे में बात करते हैं, जब वो सड़कों पर निकलते हैं लोग उन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं। जब कोई भी, चाहे हम अभी कुलियों की बात करें या उससे पहले रामेश्वर जो है उनकी बात करें या अलग अलग जगहों पर बात करें, लगातार वो लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनके जैसा बन के लोगों के साथ वो संवाद कर रहे हैं। और अगर हम अलायंस की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं तो भी जाहिर सी बात है, नेशनल पार्टी दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो उस अलायंस में भी राहुल गांधी एक चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको लग रहा होगा कि मुसलमानों को लेकर ही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप पूछिए, सवाल पूछिए। जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि आगे आने वाले वक्त में मुसलमान बहुत उम्मीद से राहुल गांधी को, कांग्रेस को देख रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे हैं। उनमें और यकीन और उम्मीद जगाने के लिए आगे और क्या किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात, इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर कमजोर आदमी के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि समाज टूटा है, नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से असल मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। आपको लगता है कि मुसलमान इसका सेंटर है? बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है। मुसलमान हमेशा से मुसलमानों का कंधा इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके निशाने पे मुसलमान जितना है उतना ही दलित भी है, उतना ही पिछड़ा भी है। दरअसल राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल किले के भाषण में एक बात कही थी कि जब जेब कतरे को जेब काटनी होती है तो सबसे पहले वो आपको अलग अलग चीजों में उलझाता है, फिर धीरे से आपकी जेब काट लेता है। जब मुसलमानों का एक कोई मुद्दा उछाला जाता है तब तक पता चलता है कि अपने किसी उद्योगपति दोस्त को नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दे दिया। इस बार राहुल गांधी जी ने लंबा टास्क चुना है। हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी और खासतौर से मुस्लिम समाज को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी।
नफरत कम करने के लिए सियासी पार्टियां, कौन सी पार्टी क्या कोशिश कर रही है, तो आप ये पाएंगे कि सब चुप हैं। पूरे मुल्क में ये टास्क किसी ने लिया तो राहुल गांधी ने लिया। वो कन्याकुमारी से कश्मीर निकले, 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और सिर्फ बहुत ज्यादा बिना बोले लोगों को गले से लगा करके, लोगों को अपने साथ जोड़ करके, पैदल साथ में ले करके वो ये संदेशा दे रहे हैं कि नहीं, मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। इस मुल्क में 90% मसले उसी दिन हल हो जाएंगे जिस दिन सरकार बदल जाएगी। कर्नाटक में आज आप हिजाब का मुद्दा सुनती हैं? नहीं सुनती। हलाल का मुद्दा सुनती हैं? नहीं सुनती। बच्चियों के स्कूल जाने में कोई मुश्किल आ रही है? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई। कानूनी तौर पर कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया, सरकार ने कोई जियो नहीं निकाल दिया, लेकिन ये जो छोटे छोटे संगठन ग्राउंड पर मनबड़ कर दिए गए हैं कि अगर आपको याद होगा, कर्नाटक में एक मंदिर के बाहर ठेला लगाने वाला, फल बेचने वाला अपना तरबूज बेच रहा था, तो वहां जाकर के उसका ठेला पलट दिया गया। ये ताकत कहां से मिलती है? ये ताकत सरकार की चुप्पी से मिलती है कि जब पार्लियामेंट में गाली देता है कोई उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसे सजा नहीं मिलती बल्कि उसे टोंक का प्रभारी बना दिया जाता है। तो जो नीचे का कैडर है उसे एक अलग ताकत मिलती है, फिर वो और एग्रेसिव होकर के लिंचिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब कब कम होगा? तभी कम होगा जो हुकूमत बदलेगी। हुकूमत कैसे बदलेगी? जब तक नफरत नहीं कम होगी तब तक नफरत उनका सबसे बड़ा हथियार है। इस बात को राहुल गांधी जी जानते हैं। उन्होंने एक लंबा टास्क लिया है। हम उस कोशिश में लगे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको असल मुद्दे बता रहे हैं, महंगाई समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह उनके उद्योगपति दोस्त अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ दे दिया है, और धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौट भी रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो टमाटर पे बात कर रहे हैं, वो पेट्रोल डीजल पे बात कर रहे हैं, वो रसोई गैस पे बात कर रहे हैं, और यही वो असल मुद्दे हैं जिन पे आप ला करके भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। वरना जो उनकी फेवरेट पिच है उस पे आप अगर चुनाव को ले जाएंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। जी बिल्कुल। और जब दानिश अली से आप और राहुल गांधी मिलने के लिए गए थे और जो हमने सब कुछ देखा, जिस तरह की गलीज भाषा का इस्तेमाल जो है पार्लियामेंट में किया गया, उग्रवादी, आतंकवादी सब उनको बुलाया गया, और सिर्फ खाना पूर्ति भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा स्पीकर की तरफ से की गई, और जैसे उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा, तो उन्हें इनाम से नवाजा गया। टोंक का इलेक्शन का प्रभारी, जैसे आप भी बता रहे हैं, उनको बनाया गया है, और जो गुज्जर समाज है उसको लुभाने के लिए उनको वहाँ पर भेजा गया है। सचिन पायलट वहाँ से लड़ सकते हैं टोंक से, इसलिए भी उन्हें वहाँ पर भेजा गया है। जब आप दानिश अली से मिलने के लिए आप और राहुल गांधी गए थे, इसके पीछे की इमरान साहब सोच क्या थी? क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह का बताती है, जो इंडिया गठबंधन पर भी उसी तरह से बरसती हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी पर बरसती हैं। और ऐसे वक्त में राहुल गांधी का वहां जाना, उन तस्वीरों का सामने आना, उनका गले लगना, उनको सांत्वना देना, उनको वो तमाम चीजें उनसे कहना, शायद उनकी जिसकी सबसे ज्यादा उन्हें उस वक्त जरूरत थी। क्या सोच थी जब आप उनके साथ वहां पर गए थे? क्योंकि आपकी तस्वीरें भी हमने देखी थी राहुल गांधी के साथ। बुशरा जी, इसीलिए मैं और खुसूसी तौर पर राहुल जी की तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी जी के लिए राजनीतिक दल, राजनीति, सियासत, इस सबसे अलग एक चीज है। वो अक्सर एक बात कहते हैं पर्सनल मुलाकातों में भी कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान का बचना बहुत जरूरी है, और हमला इस बार सबसे ज्यादा उसी पर है। तो वो किसी भी पार्टी का हो, अगर यही हरकत भारतीय जनता पार्टी के किसी मुस्लिम एमपी के साथ जो कि अब रह ही नहीं गए, किसी एमएलसी के साथ हुई होती, तो शायद उसके साथ भी राहुल गांधी खड़े होते। आपने तो देखा कि पूरी बेशर्मी के साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब ट्वीट कर रहे थे। आपने ये भी देखा विधूड़ी तो घोषित तौर पर उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं चौराहों पर, लेकिन हमें तो उससे भी ज्यादा हैरत थी कि इस देश का पूर्व कानून मंत्री, जिन्हें रविशंकर प्रसाद कहा जाता है, वो पीछे बैठ के हंस रहे थे। इस दिल्ली के एक बहुत सॉफ्ट चेहरे डॉक्टर हर्षवर्धन बगल में बैठ करके हंस रहे थे। तो दरअसल ये पूरी भाजपा की सोच है, नियति है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले कई नारे दिए थे। एक नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उस नारे की ऐसी तैसी की उन्होंने कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया। आपने देखा रसोई गैस 1000 के पार हो गई, और आपने ये भी देखा कि सब्जियां, आटा, चावल, दूध, दही, टमाटर क्या नहीं महंगा कर दिया। एक नारे की ये हालत हुई। दूसरा नारा उन्होंने दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसकी सच्चाई
सच्चाई ये है कि जो गाली चौराहों पर दी जाती थी वो गाली देश की पार्लियामेंट में दी जाने लगी। नई पार्लियामेंट शायद इसीलिए बनाई गई क्योंकि पुरानी पार्लियामेंट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू के सपनों से बनी थी, वहां गाली देने की छूट नहीं थी। तो शायद इसलिए नई पार्लियामेंट बनाई गई कि वहां भारतीय जनता पार्टी का सांसद खड़ा होकर के किसी भी समाज को गाली दे सकता है। यह है उनका दूसरा नारा। तीसरा नारा आप देख रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी स्थिति यह है कि हमने हाथरस देखा, हमने उन्नाव देखा, हमने कठुआ देखा, हमने दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई बेटियों का हश्र देखा, हमने मणिपुर देखा, हमने उज्जैन देखा, आज कल की घटना है। तो ये इनके नारों की सच्चाई है। राहुल जी यही बात कहते हैं कि हमें उन तमाम लोगों को जो जहनी तौर पर इन नारों की चपेट में आ गए थे, जो भरम में आ गए थे, जो जिन्होंने काट की हांडी 2 बार चढ़ा दी, हमें उनके पास जाना है, हमें उन्हें समझाना है, उनको जोड़ना है। और उसमें अलग अलग पार्टियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग मजहब, हमें सबको जोड़ना है। राहुल जी ने नरेंद्र मोदी जी को भी सीने से लगाया था, आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर दानिश जी के पास गए और उन्होंने दानिश जी को ढांढस बंधाया, उनको ताकत दी और ये सीधे कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मैं हर जगह खोल रहा हूं, मैं आपके साथ भी खड़ा हूं। और आपने देखा होगा कि दानिश जी को भी अच्छा लगा। मुझे अफसोस है कि जिस ताकत के साथ राहुल गांधी जी खड़े थे उस ताकत के साथ बहन कुमारी मायावती जी अपने सांसद के साथ क्यों नहीं खड़ी थी। जी, और इसीलिए मुस्लिम लीडरशिप को लेकर इसीलिए मेरे बार बार ये सवाल हैं कि पार्टियों में रहते हुए भी जो मुस्लिम लीडरशिप है उसकी क्या हालत है उन पार्टियों में, वो भी अच्छे से वाकिफ है। मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल जो राहुल गांधी की कांग्रेस है उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। जब इमरान साहब असदुद्दीन ओवैसी चैलेंज करते हैं राहुल गांधी को और वो कहते हैं कि हैदराबाद से आकर आप चुनाव लड़िए वायनाड की जगह और फिर आपको असलियत पता चलेगी, वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं करते हैं लेकिन वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सियासत को, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी यूपीए का हिस्सा रहे थे उस वक्त की जब कोलिशन की गवर्नमेंट थी, और आज जब वो मुसलमानों की सियासत करते हैं, जब वो नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, दलितों की बात करते हैं वो और नफरत की बात को के खिलाफ खड़े होते हैं, लोकतंत्र की बात वो करते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं, तब ऐसे वक्त में जब एक शख्स लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है नफरत के बाजार में, तब असदुद्दीन ओवैसी उनको क्यों चैलेंज कर रहे हैं? क्या लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, जरूरी सवाल आपने पूछा है। हबीब जालिब का एक शेर है कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। 2 बातें हैं, एक है तकरीरों से लड़ाई लड़ना और एक है बुनियादी मुद्दों पे सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ना। आज ही नहीं, पिछले आप 9 साल में, 8 साल में देखेंगे तो सेकुलर लफ्ज को सबसे ज्यादा भला बुरा किसी ने कहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा है, और दूसरा शख्स जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है उन्होंने सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म को भला बुरा कहा है अपने मंचों से पार्लियामेंट तक में, आप उठा के देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो कांग्रेस को कोसते हैं। दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस तो म्यूजियम में रखने की चीज है, ये उनका बयान था, ये उनकी सोच है, ये उनकी ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग म्यूजियम में चले जाएं और इक्तिदार पे कौन रहे? नरेंद्र मोदी जी रहें। वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतने हमलावर नहीं होते जितने राहुल गांधी के खिलाफ होते हैं। ये देश को समझने की जरूरत है। रही बात बड़ी बड़ी बातें करने की, तो जिस हैदराबाद से वो सांसद है, मैं तो उनसे कहता हूं और लगातार कह रहा हूं कि आप राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप जहां आपका हेडक्वार्टर है दारुस्सलाम हैदराबाद में, जहां से आप सांसद हैं, उसकी एक असेंबली है गोशा महल, जिसका एमएलए है राजा सिंह, जो खुल करके मुसलमानों को गालियां देता है, खुल करके आपको भला बुरा कहता है, लेकिन आप उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। ये उनके घर से जहां हेडक्वार्टर है वहां का विधायक है वो। ये सच्चाई है। वो उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर बात करेंगे, लेकिन आलेर में तेलंगाना में एनकाउंटर हुआ, 5 लोग मारे गए, उनकी लड़ाई कहां तक पहुंची, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। दरअसल वो वही बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सूट करती है। वो तेलंगाना में 8 असेंबली पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जाएंगे तो वो चुनेंगे कि नहीं, हमें तो 100 सीटों पे लड़ना है, हमें तो 50 पे लड़ना है। तो दरअसल
वही बात है ना कि बातों से कौन लड़ाई लड़ रहा है और बुनियादी मुद्दों पे कौन खड़ा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, अखलाक के परिवार के साथ मैं खड़ा था। तब मैं सिर्फ शायरी करता था, राजनीति में नहीं था। मैं खड़ा था, मैंने आर्थिक से लेकर के जितनी मदद कर सकता था मैंने किया। नजीब की लड़ाई के लिए पूरे हिंदुस्तान में मैं उनकी मां के साथ भी खड़ा था, अलग से भी खड़ा हूं। मैंने पार्लियामेंट में उनका मुद्दा उठाया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, जामिया का मुद्दा हो, जेएनयू का मुद्दा हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो। मैंने सबसे पहली पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की, मैंने इन मुद्दों पर बात रखी। मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बुनकरों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बुनियादी हल कहां से निकलेगा। सनसनीखेज बयान देना, सनसनीखेज बातें करना और उसके जरिए एक तबके को मुतासिर करना, मैं इससे अलग की राजनीति करना चाहता हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी के पैटर्न पे राजनीति कर रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। लड़ाई बहुत मुश्किल है, तकरीरों से इस लड़ाई को सिर्फ नहीं लड़ा जा सकता। अगर लड़ा जा सकता, ड्राइंग रूम से लड़ा जा सकता, तो राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल ना चलते, राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर लोगों के साथ ना खड़े होते। मैं आज भी अपने इंटरव्यू में बात कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वो एक एक मकाम पर लोगों के साथ जाकर के खड़े हैं। तो जो चैलेंज कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले आप अपना हैदराबाद देखें, राजा सिंह को हराएं, फिर राहुल गांधी को बुलाइएगा। और चैलेंज करने से बेहतर है आप क्यों नहीं बाहर निकल के चुनाव लड़ लेते? जाइए बनारस लड़ लीजिए, जाइए अमेठी लड़ लीजिए, जाइए कहीं और से लड़ लीजिए। और बहुत ज्यादा राहुल गांधी को चैलेंज करने का शौक है तो जाइए वायनाड लड़ लीजिए ना, वहां आप कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान है, तो जाइए लड़ लीजिए। अपने घर में तो कोई भी शेर होता है। आपका कोई इरादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस आने का? नहीं, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूं। मैं चुनाव जीत के ही राज्यसभा आया हूं, नॉमिनेट नहीं हुआ हूं। इलेक्शन हुआ बाकायदा, मुझे विधायकों ने वोट दिया, मैं चुनाव जीत के आया हूं। बाकी आने वाले पार्लियामेंट में अगर पार्टी हुक्म करती है, कहती है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो वो जिम्मेदारी भी निभाऊंगा, संगठन की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर, हर महाज पर खड़ा हूं। जब संजय सिंह को सस्पेंड किया गया मणिपुर के मुद्दे पर, तो रात भर पार्लियामेंट के बाहर सोने वालों में मौजूद था। मैं हर मकाम पे खड़ा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर, जिनको मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि आपकी किसी उम्मीद को इंशाल्लाह तोड़ूंगा नहीं, मुसलसल खड़ा मिलूंगा। बहुत सारे मौकों पर थोड़ी सी खामोशी से काम किया जाता है और बहुत सारे मौकों पर आप फ्रंट पर आकर के लड़ाई लड़ते हैं। हमारा सबसे पहला नजरिया यह होना चाहिए कि कैसे सरकार बदले, क्योंकि आईन बचेगा तब आप लड़ाई लड़ोगे। दुनिया के किसी भी मुल्क में जमहूरियत कमजोर होगी तो पहली चोट माइनॉरिटीज को पड़ेगी। हम जमहूरियत बचाने में लगे हैं, इस जमहूरी निजाम को बनाए रखने में हमारी मदद करें। आगे आने वाले असेंबली इलेक्शन जिनमें 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और 7-8 महीने लोकसभा इलेक्शन में बचे हैं, कितनी पुरुम्मीद हैं आप? क्योंकि अब तो 28 दलों का एक गठबंधन है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि 60% से ज़्यादा नुमाइंदगी वो गठबंधन जो है वो करता है, क्योंकि 2019 में सिर्फ 38% लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमारे इतनी पॉपुलेशन है तो 38% वाले सरकार बना लेते हैं और 60% से ज़्यादा जो हैं वो जिन्होंने नकारा है वो विपक्ष में हैं। तो आगे आने वाले वक्त में आप कितने पुरुम्मीद हैं? आपको क्या लग रहा है, खासतौर पर अगर असेंबली इलेक्शन की मैं बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो जो गठबंधन है वो मिलकर नहीं लड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही मेन अपोजिशन पार्टी है इन तमाम 5 राज्यों में खासतौर। देखिए, इन 5 राज्यों में अगर हम 4 राज्यों की, मेघालय भी एक राज्य है, वहाँ का इलेक्शन, लेकिन आप जो सारा मीडिया जिस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है वो उन 4 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और तेलंगाना। 2 राज्यों में हम ऑलरेडी सरकार में हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट और आपके भी सर्वे मेरा ख्याल है यही कह रहे होंगे कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से पलट के आ रही है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी कोई चेहरा नहीं है। यही वजह है कि उनमें आपस में सरपुटौल मची हुई है, जबकि कांग्रेस की योजनाएं इतनी शानदार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो राजस्थान हो, कि हम वहां जनता का भरोसा अभी तक लगातार जीते हुए हैं। अब आइए मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे जो बता रहा है उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है। वो नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव लड़ा रही है, वो प्रहलाद सिंह पटेल को चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि उसे शिवराज के चेहरे पे भरोसा नहीं रह गया। 2 लिस्ट आने के बाद भी अभी तक शिवराज सिंह चौहान को
टिकट तक नहीं दिया गया और ऐसी संभावना है कि शायद उन्हें टिकट भी ना मिले। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है। अब आइए तेलंगाना में अभी जिस तरह रैली हुई है राहुल गांधी जी की, सोनिया जी की, खड़गे जी की, उसमें कम से कम 10 लाख लोग थे उस रैली में। उस रैली का जो संदेशा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी वहां भी सरकार बनाने के मकाम पर आ गई है। तो मुझे पूरा यकीन है इन 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, और जब हम इन 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे तो लोकसभा चुनाव पे इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा पूरा देश जानता है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन जैसी थियरी लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन 4 राज्यों की चुनावों की आहट और रुझानों को देख करके जो बौखलाहट है उसी के तहत ये सारी चीजें फ्लोट की जा रही हैं मार्केट में। जी। अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब अलग अलग भाषण कर रहे हैं रैलियों में जाकर, तो अभी हाल की मध्य प्रदेश की जो हमने रैली देखी जहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम तक भी नहीं लिया, उनकी किन्हीं योजनाओं का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को 51 मिनट में 44 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम जरूर लिया। और वो इतना शायद कांग्रेस अपने बारे में बात नहीं करती होगी जितना नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। यूँ तो अगर अलायंस की बात करें तो वो अलायंस में 28 पार्टियां हैं, लेकिन सबसे टारगेट पे जो है वो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है। और अगर कोई टक्कर देने के मकाम पर कोई है तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी ही है। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो अडानी की बात करते हैं, अब जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, ओबीसीज की बात की जा रही है, आरक्षण की बात की जा रही है, महिला आरक्षण की अगर हम बात करते हैं। तो आपको लगता है राहुल गांधी ने एक ऐसी जगह पर चोट की है नरेंद्र मोदी को जो सबसे ज्यादा दुख देने जा रही है, और इसीलिए खुद को ओबीसी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन अब रैलियों में वो ओबीसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आप एक स्ट्रेटजी के तहत ये पूरी पिच जो है तैयार की गई है, और आगे वाले इलेक्शन में हम यही देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर बात की जाएगी तो जातिगत जनगणना और ओबीसी। दरअसल आपके सवाल में ही आधा जवाब भी है, आपने जवाब भी दिया है। मैंने शुरू से कहा ना कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर बैटिंग ना करके एक उन्होंने नई पिच तैयार की है, देश का जहन बनाया कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। देखिए, सरकार और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो बहुत एक तरह से मैं ये कहूं कि धूर्तता की राजनीति है। आप उनसे पूछेंगे टमाटर क्यों महंगा है तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं मुसलमानों पे बात करिए। जब आप पूछेंगे कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस क्यों महंगा है तो फिर आपसे वो कहेंगे कि नहीं आप जो है पाकिस्तान पर बात करिए। ये जो ट्रैप है और इसमें जनता फंसती है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने एक लंबा टास्क लिया, बड़ी मेहनत की, पैदल चले, वो हजारों किलोमीटर पैदल चले, हम सब साथ रहे। अब जाकर के कहीं ना कहीं मुल्क में उन्होंने एक मुद्दों की राजनीति का जहन बनाया। वो आज जा रहे हैं यूपीएससी के छात्रों के बीच में, वो जा रहे हैं मोटर मैकेनिकों के बीच में, वो जा रहे हैं किसानों के बीच में, वो अनाज मंडी में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठे हुए हैं। इस सब से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। वो कुलियों के बीच में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बच रहा है, तो वो राहुल जी के सर पे जो अटैची रखी है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब उनकी टिप्पणियों का अस्तर क्या गया। वो राहुल गांधी की दाढ़ी पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो राहुल गांधी की टी शर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो भाजपा कहां जाकर के खड़ी हो गई है, यह उनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। ऐसे में वो फंस करके अब आए इस पर कि ओबीसी, राहुल जी ने जिस तरह का भाषण दिया महिला रिजर्वेशन बिल पर, उसने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी नहीं है, उन्हें करना भी नहीं है, लेकिन बिल लेकर के आए, इवेंट करने के लिए वो बिल लेकर के आए। ये बिल जब 10 साल बाद लागू होगा तो इसको कभी भी लाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए रात के 12 बजे तक संसद चलाना, महिला सांसदों को इकट्ठा करके उनसे स्तुति गान करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की इवेंट पॉलिटिक्स है। वो भाजपा इस बार फ्रेम में फंस गई है। मध्य प्रदेश उसका सबसे बड़ा इम्तहान है, जहां ओबीसी पॉलिटिक्स बहुत मजबूत है। और अब आप देखेंगी कि शिवराज सिंह चौहान उनका एक ओबीसी चेहरा है। हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली राजनीति वहां नहीं चल पा रही है। स्थिति ये हो गई है। यही वजह है कि पहले उन्होंने चलती विधानसभा में से येदुरप्पा को कर्नाटक में से हटाया, जिसका परिणाम रहा कि कर्नाटक हारे। यही स्थिति यहां पर बनने जा रही है और हम हमारे 4 चीफ मिनिस्टर
हैं, उनमें से 3 ओबीसी समाज के हैं। तो हम तो ओबीसी समाज को लगातार इंसाफ भी दे रहे हैं, हम उनको लगातार रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, लेकिन भाजपा कितना रिप्रेजेंटेशन दे रही है, भाजपा कितना ईमानदार है, वो महिला बिल पर उनके मंत्री के जवाबों से कंफर्म हो गया। तो पहली बार वो मुद्दों पर आए हैं। हम दुआ करते हैं कि आने वाले चुनाव मुद्दों पर हो, भाजपा कोई नया प्रोपेगंडा ना खड़ा करे, जैसा सत्यपाल मलिक जी और भी कई नेता जिस तरह की आशंका जाहिर करते हैं, ऐसी कोई आशंका सही साबित ना हो। मुद्दों पर चुनाव हो, मुद्दों पर चुनाव होगा तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। जी, मेरे 2 आपसे बस आखिरी सवाल। अभी ये खबर आ रही है और ये एक मेन टीवी चैनल के हवाले से ये खबर आई कि राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर जा सकते हैं। इस खबर की मैं कितनी सच्चाई है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और क्या जो चैलेंज किया गया था ख़ासतौर पर हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को अयोध्या लेकर जाएं, अगर वाकई में कमलनाथ और बात की गई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वो अपने आप को हिंदू मानते हैं तो वो उनको लेकर जाएं। क्या इस चैलेंज का ये जवाब है? इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। उनकी खास तौर पे जो श्रद्धा है वो शिव के साथ है। वो शिव भक्त खुद को कहते भी हैं। और जब आप उनसे व्यक्तिगत मुलाकातों में बैठिए तो वो जो दार्शनिक बातें करते हैं उसका आधार भी वही होता है। वो हर धर्म के जो पूजा स्थल हैं उनमें जाते हैं, वो गिरजाघर में भी जाते हैं, वो मस्जिदों में भी गए, दरगाहों पे भी गए, वो जो है गुरुद्वारों में भी गए, हम सबने तस्वीरें देखी, वो मंदिरों में भी गए। तो अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह का आरोप क्यों लगाती है कि राम मंदिर में नहीं जा सकते, शिव मंदिर में नहीं जा सकते? साहब, किसी तो मंदिर में और राम मंदिर में फर्क है। नहीं, और अगर वो वहां जाते हैं जी, अगर वो वहां जाते हैं, जिसकी आस्था जो है भगवान में है, खुदा में है, ईश्वर में है, गॉड में है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए सब जगह राजनीति की जगह नहीं है, उसके लिए आस्था की जगह है। वहां जाकर के भी वो आस्था से अगर क्या वो उस राजनीति को लेजिटिमेट नहीं करेंगे जिसकी बिना पर वो मंदिर बना है? अगर वो आरती में शामिल होते हैं, चाहे वो सरयू का तट हो या फिर बनारस का तट हो, काशी का तट हो या फिर संगम का तट हो, मेरी नजर में सारी आरती एक जैसी हैं। उनका उद्देश्य जो है वो मानव कल्याण और विश्व कल्याण और ईश्वर की स्तुति है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जी किसी भी आरती में शामिल होते हैं तो उसको इस स्पेसिफिक एक फ्रेम देना, ये भाजपा की राजनीति हो सकती है, कांग्रेस की राजनीति ये नहीं है। क्या उस सियासत को लेजिटिमेट नहीं करेंगे राहुल गांधी अगर वहां पर जाते हैं जिसकी बिना पर पूरी सियासत बदली इस देश की और वो राम मंदिर बना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सही? अगर वहां जाते हैं तो क्या उस सियासत को वो लेजिटिमेट नहीं करेंगे जिन मुसलमानों के यकीन जीतने की बात बार बार की जा रही है? क्या आपको नहीं लगता कि वो ठगा महसूस करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से इस मुद्दे पर क्लियर रहा है। उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ, जाहिर सी बात है, हम उसमें भरोसा रखते हैं और देश का हर भारतीय, मेरा ख्याल है, उसने इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरह से चुप्पी साधी, सहमति जताई। ऐसे में अब अगर वो सरयू तट की किसी आरती में शामिल होते हैं, जैसा कि आपने एक चैनल के माध्यम से खबर बताई है, तो उस आरती में शामिल होने को आप पूर्व में जो देश की राजनीति रही और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन रहा है उससे अगर जोड़ती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उससे जुड़ी हुई कोई बात है। राहुल जी जब भी कहीं किसी भी पूजा स्थल पे या किसी भी आरती में शामिल होंगे, विशेष तौर से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आस्था का विषय होगा, राजनीति का विषय नहीं होगा। भाजपा उस पे कितनी भी राजनीति करे। चलिए, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है ये इसका जी एक जवाब प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूँ, अयोध्या मेरे घर से बिल्कुल पास में है। तो मैं तो 20 बार अयोध्या, फैजाबाद, जिसका नाम अब बदल करके उन्होंने अयोध्या, पहले भी अयोध्या थी, मैं संगम के तट पे बैठ करके मैंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। मैं गंगा जमुना सरस्वती वाली तहजीब से बना हूं। मैं इलाहाबाद में पला बसा हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं। ये सवाल मेरे लिए कभी भी कोई मुश्किल नहीं रह सकता। मैं जानता हूं, मैंने अवधि में जिस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस लिखा, वो एक तरह से मेरी मातृभाषा है, वो मेरी ग्रामीण अंचलों की भाषा है, मैं उस भाषा में बात करता हूं। तो मैं उन किरदारों के महत्व को समझता हूं। मेरे लिए वो कहीं से मुश्किल सवाल नहीं है। मैं कवि भी हूं,
शायर भी हूं, तो मेरे लिए वो कभी कहीं से मुश्किल सवाल। बस होता क्या है कि आप आस्था के साथ जा रहे हैं कहीं या फिर राजनीति करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी मां से मिलने जाते थे, उनकी मां नहीं रही, स्वर्गवासी हो गई, हम सब की संवेदना उनके साथ है, लेकिन कैमरों के साथ जाते थे। हम राहुल गांधी जी जब सोनिया जी के जूते का फीता बांधने के लिए झुकते हैं तो उनकी आंख कैमरे की तरफ नहीं होती, फर्क बस इतना होता है। तो उस फर्क को आस्था और राजनीति के चश्मे से देखिए तो मुझे लगता है कि आपको राहुल जी की यात्रा बिल्कुल, या राहुल जी का जाना आस्था का विषय लगेगा। क्या हम दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, ये तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये लगातार चल रही है, क्या दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हम जल्द देखने वाले हैं? और क्या जिस तरह की खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्त बिताने वाले हैं राहुल गांधी, क्या इसकी आप पुष्टि कर पाएंगे या इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? अभी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस पे आधिकारिक कोई बयान नहीं दे सकता, प्रस्तावित है, चर्चा में है, लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेश चाहते हैं कि उनके लिए विशेष रूप से एक यात्रा हो, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और बाकी जो हमारी लीडरशिप है वो चाहती है कि एकदम असम से जो इलाके छूट गए, जो राज्य छूट गए, वहां से एक बड़ी यात्रा हो। कुछ लोग चाहते हैं पद यात्रा हो, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हम गाड़ियों से निकलें और जो प्रमुख प्रमुख शहर हैं वहां पर पद यात्रा करें। तो अभी वो मेरा ख्याल है कि चर्चा में है, जल्दी ही देश के सामने रख देंगे। और वो यात्रा तो ऐसी यात्रा है कि वो सारे कैमरों के सामने रहेगी, उसमें कुछ भी सीक्रेसी नहीं रहेगी, सब देश के सामने रहेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरी यात्रा जरूर होगी। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस का कोई आउटरीच प्रोग्राम मुसलमानों के लिए, ये उन तक पहुंचने के लिए कोई खाका तैयार किया जा रहा है कि आप इन सवालों को आपको लग रहा है कि शायद मुसलमानों की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, ये नहीं करती, लेकिन अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें या फिर स्टेट की राजनीति के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव है मुसलमानों के लिए फ़िलहाल तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस है। तो ऐसे में क्या कोई आउटरीच प्रोग्राम मुसलमानों तक पहुंचने के लिए, उनका यकीन जीतने के लिए, और जो राहुल गांधी की सियासत है उसमें उनका यकीन बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम कुछ आप करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, हम पूरे देश में, यानी कि अल्पसंख्यक विभाग हमारा एज ए नेशनल हेड मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम पूरे देश में 100 प्रोग्राम कर रहे हैं भारत जोड़ो सम्मेलन के नाम से। कहीं हम उसे भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन के नाम से कर रहे हैं, कहीं भारत जोड़ो सम्मेलन, कहीं भारत जोड़ो छात्र सम्मेलन, कहीं भारत जोड़ो जन संवाद और कहीं भारत जोड़ो मुशायरा कवि सम्मेलन। हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जो राहुल गांधी जी का असली मकसद है, जो उनका संदेशा है, उसको आम मुसलमानों, आम हिंदुओं के बीच में पहुंचा रहे हैं। ये तो हमारे विभाग का एक बड़ा खाका है जिसमें हम 15-16 प्रोग्राम कर रहे हैं। 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को हम भिवंडी में एक बड़ा बुनकर सम्मेलन कर रहे हैं। छोटे छोटे वो कारोबारी मुस्लिम समाज के जिनके कारोबार उनके हाथ में थे और उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, सरकार ने उसे बर्बाद किया। बुनकर उद्योग तबाह हुआ, मुरादाबाद का पीतल उद्योग बर्बाद हुआ, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग बर्बाद हुआ, अलीगढ़ का ताला उद्योग बर्बाद हुआ। सरकार ने इनको बेसहारा छोड़ रखा है। तो पहली बात, हम उनके बीच में पहुंच रहे हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप आम भारतीयों को आम मुसलमानों से अलग करके मत देखिए। उनकी भी समस्याएं लगभग वही हैं जो आम भारतीयों की हैं, आम हिंदुओं की हैं। पेट्रोल डीजल अगर 100 रुपए का मिल रहा है तो वो सबको मिल रहा है ना, हिंदू को भी मुसलमान को भी। गैस सबको उतने की ही मिल रही, सब्जी उतने ही की ही सबको मिल रही है। तो हम उनके बीच में जाकर के वो मुद्दे भी एड्रेस कर रहे हैं। मुसलमान भी इस देश की राजनीति में मुख्य धारा का हिस्सा है। हम उसके बीच में जाके राहुल जी का संदेशा बता रहे हैं और आम मुसलमान, आम अल्पसंख्यक, आम हिंदू भाई सब ये समझते हैं कि सरकार बदलेगी तो 90% चीजें उसी दिन बदल जाएंगी, उसी दिन सही हो जाएंगी। तो हमारा सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम यही है कि हम राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेशे को लेकर के देश के अलग अलग शहरों में प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा संगठन ग्रामीण स्तर पे काम कर रहा है। जहां भी जुल्म हो रहा है हम लोगों के साथ खड़े हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद पहुंचूं, नहीं तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो है, प्रदेश चेयरमैन होता है, वो पहुंच रहा है। तो लोगों के दर्द में साथ खड़े होना ही मुझे लगता है इस दौर की सबसे जरूरी राजनीति है
और वो ज़रूरी राजनीति हम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो कमज़ोर होता है उसको अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके साथ खड़े होने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि जब हम पूरी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को अलग हटा कर देख रहे हैं, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर तमाम वो रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुसलमानों के हालात क्या हैं। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इसलिए आरक्षण की बात करते हैं क्योंकि पता है कि उनका हाथ पकड़कर उनको आरक्षण देकर उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, और वही शायद मुसलमानों का हाल भी है। और इसीलिए उनको स्पेशल अटेंशन देने की या उनके मुद्दों को अलग से देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये अलमिया है इमरान साहब कि 70 सालों के बावजूद भी मुसलमानों का वाहिद मसला उनका तहफ़्फ़ुज़, उनका सिक्योरिटी ही बनकर रह गया है। आज वो कभी ट्रेनों में मारे जाते हैं उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से, कभी वो कल की खबर आप ये देखिए नंदनगरी में वो एक मेंटली चैलेंज्ड जो इंसान था, जी बिल्कुल जी, वो एक केला खा लेता है प्रसाद का तो उसे इतनी बुरी तरीके से पीट पीट कर मार दिया जाता है। और ये राजधानी में, देश की राजधानी में ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं पे और शर्मनाक ये है बुशरा जी कि रेलवे में आरएएफ का जवान ढूंढ करके पहचान के आधार पर गोली मारता है। देश का रेल मंत्री एक ट्वीट तक नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। कम से कम, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ सांसद और राजनेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से कह रहा हूं कि 2014 से पहले आप ये तस्वीरें नहीं देखते थे ना कि सड़क पे चलने वाले किसी एक आम आदमी को एक भीड़ पकड़े और मार दे। ये मंजर तो 2014 के बाद आपकी आंखों के सामने आए ना। तो इन ताकतों के पीछे कौन है ये किसी से छुपा नहीं है, और ये राजनीति पूरी बेशर्मी से की जा रही। जब पूरा एक सिस्टम पूरे एक समाज को अलग थलग कर दे, मारने पर उतारू हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो समाज किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा ये हमें समझने की जरूरत है। और ऐसे में उसे सीने से लगाने के लिए कोई खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। हम लोगों के बीच में जाके यही भरोसा दिला रहे हैं और आप देखेंगी कि लोगों का भरोसा बहाल भी हो रहा है। बिल्कुल, आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। बहुत कम वक्त बचा है। अगर आम इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शन की और ख़ास तौर पर अभी असेंबली के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाएगी तस्वीर कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल इसका एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तस्वीरें बदली हैं और वो लोगों ने उनके ऊपर यकीन जो है वो दिखाया है, और ये यकीन कितना बढ़ता है ये आगे आने वाला वक्त जो है वो ज़रूर इसको पूरी तरीके से साफ कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।